हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th आपकी जो सिविक्स है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसकी बुक का चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इससे पहले की जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि विमेन जो है घर में काम करती हैं और उनके काम को कोई भी रिकग्निशन नहीं मिलती है कि भाई ये कोई पैसा तो कमा नहीं रही है, तो उनके काम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। हम लोगों ने देखा कि हाउस होल्ड वर्क जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, मतलब सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी एक तरह से के नॉन स्टॉप वर्क है, फिर भी उसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते, उसको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। और फिर इस वाला जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि जो विमेन है उनके लिए कौन सा जो ऑक्यूपेशन है वो माना जाता है कि सूटेबल है, अच्छा है, ये वाला काम विमेन को करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए। विमेन ने किस तरीके से इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए स्ट्रगल की है और एजुकेशन प्राप्त की है, और अलग अलग रोल्स में विमेन अब आई हैं और किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना किया है। तो देखते हैं, यहाँ से देखिए कि विमेन खेती कर रही हैं, बट हम लोगों को जब भी हम सोचते हैं तो क्या कभी हम सोचते हैं कि विमेन फार्मर हो सकती हैं या फिर विमेन कोई साइंटिस्ट या फैक्ट्री वर्कर। हम लोग तो सोचते हैं कि विमेन या तो मेनली टीचर्स होती हैं, है ना, या फिर नर्स होती हैं। बाकी जो पायलट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, फैक्ट्री वर्कर हो गए, फार्मर हो गए, ये सब तो हम सोचते हैं कि मैन ही ये काम करते होंगे। तो देखिए 83.6%, लगभग 84% जो औरतें पूरे देश में काम करती हैं ना, वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही करती हैं। मतलब अगर टोटल विमेन जितनी भी काम करती हैं, अगर हम वो निकालें तो उसमें से 84% तो खेतीबाड़ी में ही लगी हुई हैं। तो यही है कि रोज़ी मैम ने 30 बच्चों से कहा था कि आप बताओ कि ये सारे जो काम हैं ये मेन करते होंगे या विमेन करते होंगे। तो बच्चों ने टीचर की फ़ीमेल ज़्यादा करती हैं, नर्स भी फीमेल्स होती हैं। एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि नर्स मेल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कि हम लोगों को स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग पे बना हुआ है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है ऐसा विश्वास कि भाई ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो वो होता है स्टीरियोटाइप। अब देखते हैं हम फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं एक लड़की के पास, एक औरत के पास अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और एक्सपेक्टेशंस भी हम सोचते हैं कि यही थोड़े बहुत काम विमेन कर सकती हैं। काफ़ी सारे जो बच्चे थे रोज़ी मैम की क्लास में, उन्होंने विमेन को या तो नर्स के तौर पर या फिर एक टीचर के तौर पर बताया, मगर आर्मी ऑफिसर्स जो है विमेन नहीं हो सकती हैं। ये इस तरीके की इमेज हमारे समाज में बनी हुई है। रीज़न इसका ये है क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं, बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू विमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। घर के बाहर भी विमेन कुछ ही काम है जो अच्छे से कर सकती हैं। काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि विमेन अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है, काफ़ी जेंटल होती हैं, काफ़ी अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल करती हैं। विमेन का रोल जो है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा देखा जाता है। सिमिलरली जो साइंस है उसमें टेक्निकल माइंड चाहिए, और विमेन का दिमाग तो ऐसा होता ही नहीं है कि वो साइंस और मैथ्स को समझ सके, ऐसा लोग सोचते हैं। बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टीरियोटाइप्स में, इस तरीके की बातों में विश्वास करते हैं। काफ़ी सारी जो लड़कियां हैं उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता अपने घरों से जितना कि उनके भाइयों को मिलता है। उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर बनने की। ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं जब मतलब स्कूल बच्ची ने फिनिश कर लिया तो सोचते हैं कि उसकी लाइफ का एक ही गोल है शादी कर देना। मतलब स्कूल थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, फिर उसकी शादी कर दो, शादी ही उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट एम है। ये इस तरीके से समाज में समझा जाता है। अब ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जो चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, उसको तोड़ने का काम इन्होंने किया। लक्ष्मी लाकरा जो इंजन ड्राइवर है, अगर आपसे कोई सोचे, आप खुद सोचिए कि आपके दिमाग में अगर आप सोचेंगे कि ट्रेन कौन चलाता है, एक आदमी की इमेज आएगी ना, तो इंजन ड्राइवर हमेशा मैन होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। मगर जो 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाखरा, जो लक्ष्मी लाखरा है वो एक पुअर ट्राइबल फैमिली से आती हैं। मतलब जो कबीले इलाके के लोग होते हैं झारखंड में, वहाँ से आती हैं। इन्होंने नॉर्दर्न रेलवेज़, मतलब जो उत्तर पूर्वी जो रेलवेज़ है उसमें पहली विमेन ड्राइवर बनी। मतलब विमेन ड्राइवर, ट्रेन को चलाने वाली लोको पायलट विमेन थी ये पहली हमारे देश के नॉर्दर्न रेलवेज़ की। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। लक्ष्मी जो है घर के मतलब
काम में भी हेल्प करा करती थी। फिर वो आगे डिप्लोमा करने के लिए चली गई, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने किया। फिर जो रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम है वो इन्होंने दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसको पास कर लिया। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझको चैलेंजेस लेना बड़ा पसंद है। जब कोई कहता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ, उसको पूरा कर देती हूँ। लक्ष्मी कहती हैं कई बार उनकी लाइफ में ऐसे मतलब चांसेस आए जब वो लेना चाहती थी इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब वो मोटरसाइकिल चलाती थी, जब वो पॉलिटेक्निक कर रही थी, और जब उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने की सोची। तो इन सब चीज़ों में लोगों ने कहा कि ये सारे लड़कियों के काम थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिजिक्स मैथ्स होती है, ये लड़कियों का काम थोड़ी ना है, मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों का काम थोड़ी ना है, इंजन ड्राइवर बनना लड़कियों का काम थोड़े ही ना है। बट इन्होंने ये सब किया। तो ये कहती हैं कि मेरी तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि एज लॉन्ग एज कि मुझे खुशी मिल रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स भी उससे खुश हैं, तो वो काम मुझे करना चाहिए। और मैं वैसा लाइफस्टाइल क्यों ना जीऊँ जिसमें मैं खुश रह सकूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश रह सकें, है ना। तो ये एक विमेन है जिन्होंने सारी स्टीरियोटाइप्स को, सारे बंधनों को और सारी सोच को तोड़ करके एक अलग ही काम किया है। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे ऐसी ही विमेन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें चिल्ड्रन जो है ना वो काफ़ी सारे प्रेशर्स फेस करते हैं, काफ़ी सारे दबाव पड़ते हैं बच्चों पे अपने जीवन में। कई बार उनको मतलब बहुत सारे एडल्ट्स की, अपने बड़ों की डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। कई बार उनको अनफेयर टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। कभी भी किसी फ्रेंड को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। उसको, जिसको चिढ़ाया जाता है ना, उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो देखिए, बच्चों को कई बार अपने बड़ों की सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अनफेयर डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे उनके फ्रेंड्स उनको चिढ़ा रहे होते हैं वो उन्हें झेलना पड़ता है। बॉयज़ को प्रेशर दिया जाता है कि उनको जॉब करनी है, एक अच्छी सैलरी कमानी है, और अगर बॉयज़ जो हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसे लड़कों को बिहेव करना चाहिए तो उनको चिढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि अगर बचपन में ही बच्चा रोता है, लड़का रो रहा होता है, उससे कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो एक हमें स्टोरी इसमें छोटी सी दी गई है कि जेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, काफ़ी खुश है, उसका 10th क्लास का रिजल्ट आया है। जबकि उसके साइंस और मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, मगर उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश और हिंदी वगैरह, इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है जेवियर ने। मगर उनकी जो मदर है, माई गुडनेस की, मतलब जेवियर तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ 65% मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में भी इतने कम मार्क्स हैं। तो जेवियर बोलता है हाँ मम्मा मुझे पता है, बट मुझे मैथ्स और साइंस ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी मदर कहती है हिस्ट्री, तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हें अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी, हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। तो फिर जेवियर बोलता है बट मेरे को साइंस या मैथ्स पसंद नहीं है। तो वो उसकी मदर कहती है कि भाई सेंसिबल बनो, मैथ्स लो और साइड बाय साइड कंप्यूटर पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर से ही तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके की बातें लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो मैथ्स और साइंस पढ़ें और जॉब करें। अब आगे देखिए यहाँ पर लर्निंग फॉर चेंज। स्कूल जाना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी की लाइफ का। एज मोर एंड चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब जो है स्कूल में एंटर कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है कि बच्चा स्कूल जाए। आज ये इमेजिन करना भी डिफ़िकल्ट है कि today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children। तो आज ये सोचना भी मुश्किल है कि कुछ सालों पहले, कुछ मतलब 100-200 साल पहले पढ़ाई लिखाई करना किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत समझा जाता था। पास्ट में, पुराने समय में जो रीडिंग की स्किल है, राइटिंग की स्किल है, ये बहुत ही लोगों को, मतलब पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता था। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से या फिर अपने बड़े लोगों से ही पढ़ना लिखना सीखते थे। गर्ल्स जो हैं उनकी सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब थी। कम्युनिटीज़ में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था। डॉटर्स, बेटियों को अल्फ़ाबेट, शब्द सीखना भी नहीं सिखाया जाता था। फैमिलीज़ में जहाँ पर जैसे कि पॉटरी, घड़ा वगैरह बनाने की बात चल रही है, तो उनको भी पॉट नहीं बनाने दिया जाता था लड़कियों को। लड़कियाँ मिट्टी लेकर के आती थी, मिट्टी को वो करती थी, पानी वानी मिलाती थी उसमें, है ना, वो सब काम करती थी। चाहे वीवर हो, क्राफ्ट हो, है ना, ये सब उन्हें सिखाया तो जाता था, मगर उनका रोल ना सिर्फ सपोर्टिव के तौर पर लिया जाता था। जैसे कि विमेन मड प्रिपेयर कर देंगी, पॉट के लिए प्रिपेयर कर देंगी सब कुछ, मगर जिस चक्के पे गोल गोल घुमा करके घड़ा बनता है वो उस घड़े पे एक आदमी ही काम करेगा। मतलब विमेन को कोई इंपॉर्टेंट काम करने नहीं दिया जाता था। तो 19th सेंचुरी में काफ़ी आइडियाज़ जो है ना कि एजुकेशन और लर्निंग, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ कर के आए।
स्कूल जो है काफ़ी थोड़े थोड़े से कॉमन होने लगे। दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड, जिन लोगों ने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। बट इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ जो लड़कियों को पढ़ाया जाता था उस टाइम पर भी। काफ़ी सारी विमेंस ने ये एफर्ट किया कि वो स्कूल खोलेंगी लड़कियों के लिए, और उन्होंने पढ़ना लिखना खुद से ही सीखा। ये देखिए पंडिता रमाबाई की पिक्चर है। इनको पंडिता क्यों कहा जाता है? तो ये पंडिता रमाबाई कभी भी स्कूल नहीं गई थी। इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई है ना वो अपने पेरेंट्स से सीखी। इनको पंडिता बोला जाता था क्योंकि इन्होंने संस्कृत लिखना और पढ़ना सीख लिया था। उस समय के लिए एक वुमेन के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इस तरीके की नॉलेज को हासिल करना। फिर इन्होंने एक मिशन सेटअप किया खेड़गांव पुणे के पास 1898 में। खेड़गांव पुणे में इन्होंने एक मिशन सेटअप किया जिसमें जो विधवा औरतें और गरीब औरतें उनको एनकरेज किया जाता था ताकि वो लिटरेट बने और इंडिपेंडेंट बने, मतलब पढ़े लिखें और खुद एक काबिल बने, खुद पैसा कमा सके। उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, कारपेट बनाना, प्रिंटिंग प्रेस चलाना, इस तरीके की स्किल्स जो उस समय पर लड़कियों को नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को प्रोवाइड की जाती थी। ये देखिए औरतें यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रही हैं। ये पंडिता रमाबाई का जो मिशन था उसके जो खाड़ेगांव में पुणे के पास, उसकी वजह से संभव हो पाया था। अब हम राज सुंदरी देवी के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। राज सुंदरी देवी जो थी इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था आज से लगभग 200 साल पहले। जब वो 60 साल की थी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में। ऑटोबायोग्राफी होता है मतलब अपने ही जीवन के बारे में लिखना। तो राज सुंदरी देवी ने अपने जीवन के बारे में लिखा था एक किताब जिसका नाम था अमार जीवन, मतलब मेरा जीवन। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक इंडियन वुमेन की लाइफ कैसी होती है। राज सुंदरी देवी जो है हाउसवाइफ थी, एक काफ़ी अमीर लैंडलॉर्ड की, मतलब एक अमीर ज़मींदार था उसकी ये वाइफ थी। उस टाइम पर जब ये थी लगभग 200 साल पहले, ऐसा माना जाता था कि अगर लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो उसके हस्बैंड के लिए बैड लक आएगा, वो मर जाएगा, और वो लड़की जो पढ़ेगी लिखेगी वो विधवा हो जाएगी। देखिए किस तरीके की चीज़ें सोची जाती थी पहले ज़माने में, तो ऐसा माना जाता था। इसके बजाय इसके बावजूद भी उन्होंने खुद से ही लिखना और पढ़ना सीखा शादी के बाद। उन्होंने मतलब वो बताती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो सुबह से ही काम में लग जाती थी और कई बार तो आधी रात तक भी उनका काम पूरा नहीं होता था। कभी कभी तो उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था दिन में ज़रा सा बैठने के लिए भी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब से ही वो ये सारा काम कर रही हैं। और आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, मगर मेरे को ऐसा ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं, मुझको पढ़ने हैं, इस तरीके की इनको फीलिंग आने लगी। बट उस समय पर विमेंस को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। फिर मैंने सोचा कि विमेन को पढ़ना नहीं चाहिए, बट मैं क्यों पढ़ती हूँ। तो मेरे को अपने आप पे गुस्सा आने लगा था, अपने आप, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए, ये तो गलत होता है, मेरे साथ क्या गड़बड़ है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, विमेन को पढ़ना नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ। फिर एक बार ना इनको रात में ड्रीम आया कि मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी किताब जो हाथ से लिखी गई है। तो चैतन्य भागवत जी जो थे एक सेंट होते हैं, एक गुरु संत वगैरह, और उन्होंने मतलब एक किताब लिखी थी। उनकी उस किताब को ये पढ़ रही हैं, इनको ये सपने में आया। फिर अगले दिन जब ये सुबह किचन में खाना बना रही थी तो इनके हस्बैंड ने इनके सबसे बड़े बेटे से कहा कि बिपिन, मैंने चैतन्य भागवत की किताब रख दी है और जब मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दे देना। और वो वहाँ से चले गए। तो जब बुक साइड में रखी हुई थी तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेटली उसमें से एक पन्ना फाड़ लिया और फटाफट से उसको छुपा दिया। फिर एक बार क्या हुआ, जब इनका बेटा अल्फ़ाबेट सीख रहा था, उस टाइम पर अल्फ़ाबेट मतलब शब्दों जो वो होते हैं वर्णमाला अल्फ़ाबेट, उसकी किताब में से भी एक पन्ना फाड़ लिया और छुपा दिया उसको। फिर जब इन्हें टाइम मिलता तब ये लेटर्स को मैच करने की कोशिश करती कि अल्फ़ाबेट, अच्छा ये वाला जो लेटर है ये इस किताब में कहाँ लिखा हुआ है, फिर उस किताब से उसको समझने की कोशिश करती थी। इसी तरीके से वर्ड को मैच कर करके इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के बाद लिखना और पढ़ना सीख लिया। इसके बाद जो है जब इन्होंने अल्फ़ाबेट लिखने सीख लिए, राज सुंदरी देवी ने पूरी की पूरी चैतन्य भागवत की किताब इन्होंने पढ़ ली। इनकी अपनी राइटिंग से हमें बताती हैं कि ऑल्सो गिव द, मतलब इनकी ही हमें जो अमार जीवन से ही हमें पता लगता है राज सुंदरी देवी के कि उस समय पर विमेन की लाइफ कैसी हुआ करती होगी। राज सुंदरी देवी अपनी लाइफ का हर एक्सपीरियंस लिखा करती थी किताब में कि किस तरीके से उन्होंने पूरी ज़िंदगी, मतलब डेली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन्हीं की वजह से ही
हमें पता लगता है कि उस समय की औरतों के जीवन में क्या चलता होगा। और कभी कई बार तो वो बताती हैं कि इतना ज़्यादा काम होता था कि उन्हें बैठने का और खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। बट अनलाइक जो राज सुंदरी देवी, अभी हम रुकैया हुसैन की भी स्टोरी पढ़ेंगे। आज काफ़ी सारी लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ाई लिखाई ईजिली कर सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, बट फिर भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, स्कूल की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं और भेदभाव की वजह से वो स्कूल नहीं जाती हैं। पर्टिकुलरली जो कि काफ़ी गरीब इलाकों से या फिर जो लोअर कास्ट के या अलग धर्मों के लोग होते हैं, कई धर्मों में मतलब उनको दिक्कत होती है लड़कियों को स्कूल में जाने में। अब देखिए रुकैया शेखावत हुसैन, इनका लेडी लैंड का एक ड्रीम है। तो जो रुकैया शेखावत हुसैन है ना, ये एक मतलब रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, बट फिर भी इनको मतलब उर्दू पढ़ना तो इनको सिखाया गया था, मगर इनको बांग्ला और इंग्लिश नहीं पढ़ना सिखाया गया था। उस समय पर समझा जाता था कि अगर विमेन इंग्लिश पढ़ेंगी तो उनको ऐसे विचार पता लग जाएंगे जो विमेन को नहीं पता लगने चाहिए, और वो मतलब रिबेलियस हो जाएंगी, वो विद्रोही टाइप्स हो जाएंगी। तो सिर्फ लड़कों को ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, बट उन्होंने अपने बड़े भाई के सपोर्ट से और बड़ी बहन के सपोर्ट से इंग्लिश पढ़ी और वो राइटर बनी। उन्होंने एक काफ़ी अच्छी सी स्टोरी लिखी जिसका नाम इन्होंने दिया सुल्तानाज ड्रीम। इसमें अपनी इंग्लिश में इन्होंने लिखी थी और ये लगभग उस समय सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी। उनकी स्टोरी इमेजिनरी थी कि जो सुल्ताना का वर्ड है वो एक लेडी लैंड है जहाँ पर विमेन को हर तरीके की फ्रीडम है। वो इन्वेंशंस करती हैं, वो बादलों से बारिश ला सकती हैं, वो हवा में कार उड़ा सकती हैं। ये लेडी लैंड जो है ना, इसमें आदमी सेक्लूजन में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, और उनके वेपन्स वगैरह सबको मतलब आदमियों को डिफीट कर दिया है, हरा दिया है विमेन ने अपनी दिमाग की शक्ति से, अपनी ब्रेन पावर से। सुल्ताना का जो लेडी लैंड है उसमें वो अपनी सिस्टर सारा के साथ घूमती हैं। फिर लास्ट में बताते हैं कि वो अवेक हो जाती हैं, जाग जाती हैं कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। उस समय पर ही देखिए रुकैया हुसैन ने ड्रीम में मतलब अपने सोच के अंदर विमेन प्लेन्स फ्लाई कर रही हैं, कार फ्लाई कर रही हैं। उस समय तो जबकि विमेन को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं होती थी और इन्होंने ड्रीम कर लिया था कि विमेन प्लेन उड़ा रही हैं। तो हमें पता लगता है कि इनकी मतलब जो इमेजिनेशन थी वो प्रेजेंट इनकी लाइफ से वो कितनी ज़्यादा आगे थी। फिर 1910 में उन्होंने रुकैया हुसैन ने एक स्कूल स्टार्ट किया था कोलकाता में, जो आज भी फंक्शन कर रहा है। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो 40-50 मिनट के अराउंड का वीडियो ये बन जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।